अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ डी चौक में एहतजाज के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल दे दी गई है एहतजाज की बड़ी रैली की डी चौक में। दूसरी जानिब हुकूमत की तैयारियां भी इस हवाले से मुकम्मल है। 400 के करीब पुलिस एहलकार हैं जिनको ड्यूटीज़ दे दी गई हैं, सौंप दी गई हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस मकाम पर ड्यूटी करनी है। सैकड़ों की तादाद में जो कंटेनर्स हैं वो पिंडी और इस्लामाबाद के अतराफ में पहुंचा दिए गए हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, कारकुनान निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से क्या कह रहे हैं? आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने जहां हुकूमत को एक पैगाम दिया है कि हुकूमत आईनी तरमीम मौखर करे, एक अपील उन्होंने अपोजिशन से भी कर दी और ये कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान कि अपोजिशन से भी एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त करते हैं। क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, आपको सुनवाते हैं। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें ताकि इस दौरान में कोई मनफी पैगाम हमारे अवाम के सफ़ों से न जाए। इस हवाले से बात कर लेते हैं नाज़रीन। सीनियर तज्जियाकार अमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया। अमीर अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अमीर, कल एहतजाज की कॉल है तहरीक इंसाफ की तरफ से, आपको क्या लगता है कि ये एहतजाज मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास तकरीबन 4 शहरों की मिसाल है तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता 3 दिन में एहतजाज की। सबसे पहले रावलपिंडी में एहतजाज हुआ। हमारे लिए खुद यहाँ इस्लामाबाद में गैर मुतवक्के था, अगरचे पाकिस्तानी मीडिया पर मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट था, न जाने किसी की डिक्टेशन थी, क्या वजह थी, लेकिन मीडिया ने उस एहतजाज को कवर नहीं किया। उसके बाद फिर आपने देखा कि फैसलाबाद में, मियांवाली में, बहावलपुर में, उन दूर दराज इलाकों में भी जाके कंटेनराइजेशन से शहर बंद करने पड़े। दफा 144 लगा दी, रेंजर्स डिप्लॉय कर दी, 7 दिन के लिए दफा 144 तो मियांवाली में लगा दी। और बास मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया कि मियांवाली में मोबाइल सिग्नल्स भी बंद कर दिए गए थे। तो एक तरफ जब हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान तो सियासी तौर पे यतीम है, कोई उसके साथ नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं, चंद 100 लोग हैं, बाहर नहीं निकलते, इमरान खान मतरूक हो चुका है सियासत से, इमरान खान सियासत से नाबल्द है, इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर ये कंटेनराइजेशन करने की क्या जरूरत है? फिर दफा 144 अब तो जो नई कानून साजी अमीर अब्बास साहब कल 4 अक्टूबर पे बात करते हैं। पीछे जो हो गया माजी में उस पर बाद में किसी दिन मैं और आप अहाता कर लेंगे कि कितना बड़ा कहाँ पे एहतजाज हुआ और कहाँ हज़ारों थे और कहाँ लाखों थे। ये किसी दिन बैठ के मैं और आप तकाबली जायज़ा कर लेंगे। अब सवाल ये है कि कल 4 अक्टूबर को बानी पीटीआई ने कहा है कि सब डी चौक पहुँचें। आपको गंडापुर डी चौक पहुँचते नज़र आ रहे हैं? देखिए, गंडापुर मेरा ख्याल है कि वो उनका मकसद ये नहीं है कि गंडापुर को लाके वफाकी हुकूमत से टकरा दिया जाए। कोई शहबाज को मामूले से लड़ाना नहीं है। मकसद उनका यह है कि गंडापुर लीड करें। गंडापुर अग्रेसिव हॉकिश बिहेवियर है गंडापुर का। सियासत में कुछ लोग कुछ की डव, कुछ हॉक्स। तो गंडापुर जो है वो इमरान खान का जो अपना हॉकिश एटीट्यूड है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि गंडापुर लीड नहीं, पर अगर गंडापुर डी चौक नहीं पहुंचते, जैसे कि वो लियाकत बाग नहीं पहुंच सके थे, तो फिर कहा गया था कि ये एक सियासी नाकामी है कि आप लियाकत बाग नहीं पहुंच सके। और ख़ुद खान साहब की तरफ से खबरें आई कि अगर वो लियाकत बाग पहुंच जाता तो बड़ा लीडर बन जाता। अगर वो डी चौक ना पहुंच सके तो फिर बड़ा लीडर तो नहीं बन सकेगा अगर डी चौक ना पहुंच सका तो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि चीजों को यूं आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन है कि अगर आप डी चौक पहुंचेंगे तो आप बड़े लीडर हैं। अगर आप देखें ना, इमरान खान 8 फरवरी को आपकी नजर में तो हारा हुआ है, लेकिन बड़ा हारा ही हुआ है ना, गवर्नमेंट हारी हुई है। जो जीते हैं हुकूमत उनकी है, जो जीते हैं हुकूमत उनकी है। तो हार जीत जो है ना, किसी का बड़ा या छोटा होना, वो उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इस तरह से। नहीं, फिर कल आपके नजदीक क्या होगा? कल तसादुम होगा, लाशें गिरेंगी, कल आपके ख्याल में लड़ाई होगी, कल अमन रहेगा? आप क्या देख रहे हैं, कल क्या होगा?
नहीं, देखिए, लाशें ना गिरेंगी इंशाल्लाह और ना गिरनी चाहिए। दोनों तरफ से किसी का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। कल लोग बिल्कुल निकलेंगे और मेरी इत्तला यह है कि इस्लामाबाद में लोग तहरीक इंसाफ के पहुंच चुके होंगे। वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने दोस्त, आइज़ा वकारिब, रिश्तेदार, जहां भी जिसने क्याम करना है, लोग ठहरे हुए हैं और कल फिर लोग बाहर निकलेंगे अपनी हिकमत अमली के तहत। अभी जो गुज़श्ता कल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसमें भी रास्ते बंद थे। हमने देखा कि पूरे रेड जोन को सील किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ सिर्फ एक रास्ता, 5 रास्ते सिर्फ एक रास्ता खुला था। इसके बावजूद वकला वहां पहुंचे। कल भी लोग बाहर निकलेंगे और इस्लामाबाद में लोगों का बाहर निकलना तो पिंडी से भी बहुत आसान है। अच्छा, अमीर अब्बास साहब, आपने कहा लोगों को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद के लोग तो निकलते नहीं हैं, पिंडी के लोग तो निकलते नहीं हैं, लाहौर के लोग तो निकलते नहीं हैं। आप बार बार लोगों को कहीं से लाकर पहुंचाते हैं और फिर उस शहर में एहतजाज की शक्ल देते हैं, क्योंकि मुकामी लोग तो आपके साथ हैं नहीं। आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है अपनी अवामी ताकत, दूसरी जगह से पहुंचानी पड़ती है ताकि आप उसको एहतजाज का रंग दे सकें। तो वो बहुत थोड़ी होती है, 1000-2000 होता है। उसके नतीजे में कोई इनकलाब तो नहीं आ सकता 1000-2000 के नतीजे में। जी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 21 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जब नवाज शरीफ साहब की वापसी पर जलसा हुआ तो पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए गए, इंपोर्ट किए गए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब कराची में पीपल्स पार्टी जलसा करती है मज़ार कायद पे, तो इंटीरियर सिंध से लोगों को वहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है कराची। तो ये सियासी जमातें अपने वर्कर्स लाती हैं, अपने सपोर्टर्स लाती हैं। जो लोग इस्लामाबाद आएंगे, आपके बकौल वो बाहर से आ रहे हैं, तो वो जो बाहर से आ रहे हैं वो कहीं यूरोप से तो इंपोर्ट नहीं हो रहे, कि वियतनाम से तो इंपोर्ट नहीं हो रहे। नहीं तो अगर केपी के लोगों ने ये एहतजाज करना है तो पिशावर में कर लें, मर्दान में कर लें, सवाबी में कर लें। उन्हें उठा के इस्लामाबाद ला के पंजाब की हुकूमत से टकरा कर तसादुम करा के करने की रेड जोन में क्या जरूरत है? आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप पिशावर में गंडापुर बहुत बड़ा जलसा कर लें। वो किया ना, उन्होंने सवाबी में सबसे पहले जलसा किया, तो सवाबी के बाद वो शक्तियां आए, सवाबी में जलसा किया। फिर ये बात कल मियां वाली में क्या खैबर पख्तूनख्वा से लोग गए हुए थे, फैसलाबाद में जो आंसू गैस की शेलिंग की, वहां फाशिज्म किया, जो 5 MPS को गिरफ्तार किया, जो मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर MPA 75-80 साल का बूढ़ा आदमी, उसको गिरफ्तार किया, वो खैबर पख्तूनख्वा के MPA था। टोटल 200 गिरफ्तारियां हैं फैसलाबाद से, टोटल 200 गिरफ्तारियां हैं। कौन सा 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया है? अगर किसी जगह 500-1000 बंदा निकलता है तो इतना तो छोटी सियासी जमात भी निकाल लेती है। एक तरफ आप कहते हैं 90% पाकिस्तानी हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ 2000 से बड़ी रैली नहीं होती। देखिए, 90% पाकिस्तानी जो है उसका मतलब ये तो नहीं है कि 90% लोग जो है वो जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे फिर कहाँ आएंगे? फिर हमें कैसे पता लगेगा आपके साथ हैं? वो 8 फरवरी को पता लग गया था ना। वो 8 फरवरी को तो पीडीएम नून लीग जीत गई थी। वो तो 8 फरवरी को तो पीडीएम जीत गई थी, जो जीत गए उनकी हुकूमत है 8 फरवरी को। वो तो जितवा दी गई ना, वो तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीटीआई को जितवाया केपी में, तो वो तो ले आए ना, वो ट्राइब्यूनल्स के अंदर ले आए केसेस। तो आप ये भी ट्राइब्यूनल्स में ले आए, वो भी लाए, ये भी ले आए, फिर ट्राइब्यूनल ही रास्ता है ना। फिर चलने थे इस्लामाबाद के अंदर कानून ट्राइब्यूनल्स ने फैसला करना है। मुजम्मिल साहब, ये लोग सुन रहे हैं, हमें आपका प्रोग्राम देखा जाता है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। खुदा के लिए लोगों के सामने सच बोलने ने कि 180 दिन में कानून कहता है फैसला करना है। कासिम सूरी का 5 साल नहीं हुआ भाई। कासिम सूरी 4 साल स्टे पे डिप्टी स्पीकर बैठा रहा यार। कब 180 दिन में फैसला हुआ है? आप कोई नए लाडले हैं कि आपका 180 दिन में होगा? आप नए लाडले आए हैं। बैठा रहा है तो हमने भी 5 साल तक ट्राइब्यूनल्स नहीं चलने देने। जो तुमने करना कर लो इमरान खान, नहीं चलने देंगे। नहीं भाई, उन्होंने चलने दिए थे। अदालती निजाम ही ऐसा है। यहाँ तो 9 मई के मुल्जमान को सजाएं नहीं हो सकी। खौफ करें। अभी पार्लियामेंट में जब इन्होंने देखा कि ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने काम शुरू कर दिया, 2 हफ्ते में फैसला होने जा रहा था, पार्लियामेंट से एक्ट पास करवा दिया और जो इलेक्शन एक्ट में उसमें तब्दीली कर दी। अब ये बताएं कि कल डी चौक में क्या होगा? मुझे लगता है कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। अच्छा चलिए, फैसल वाडा साहब ने जो अभी कुछ देर पहले प्रेस मुझे लगता है कोई भी डी चौक नहीं पहुंच सकेगा, वीरान होगा डी चौक।
अच्छा, गिरफ्तारी इस हवाले से जो अभी इतलात मौसूल हो रही है 150 के करीब जवाब देने दें जी। डी चौक पे क्या देखिए, इमरान खान की सियासत इस वक्त, इमरान खान इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। मुजम्मिल साहब, मैं और आप यहां बैठ के लाख कोशिश कर लें, हम दोनों साथ सना, हम लाख कोशिश कर लें इमरान खान को क्रश करने की, वो ही इज द ओनली सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। वो मुजाहमत की अलामत है इस वक्त पाकिस्तान में। पता नहीं इंतशार की अलामत, कुछ लोगों की राय है इंतशार की अलामत है। इस वक्त SCO समिट होने जा रहा है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है मेहमान आए हुए हैं, आप इस्लामाबाद से दूर रहें। मुल्क की साख का मामला है, उसने तब 2014 में चीनी सदर का दौरा सबताज किया, अब SCO को सबताज कर रहा है। अब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कल पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है। वो पता नहीं है कैसी रेजिस्टेंस है, ये कोई पाकिस्तान के मफाद की रेजिस्टेंस तो नहीं है। कभी IMF के बाहर धरना, कभी उनको खाते, हर वो काम जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। मलेशियन प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का आप दर्द महसूस ना करें, वो वापस जा रहे हैं। और SCO का जो समिट हो रहा है पाकिस्तान में, वो 14 या 15 अक्टूबर के करीब हो रहा है। ये गेस्ट आ रहे हैं ना, गेस्ट आ रहे हैं ना। मेरा मतलब आप, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि मुलतवी कर दें, मौलाना ने भी कहा है मुलतवी कर दें, सब्र करें। मौलाना तो आपको अच्छी लगी है, लेकिन मौलाना ने आज से 3 दिन पहले जो रावलपिंडी के अंदर फाशिज्म किया गया, उस पर जो मौलाना ने कहा कि ये गलत हो रहा है, एहतजाज हक है PTI का और हम उनके साथ खड़े हैं, वो मौलाना का बयान आपको याद नहीं है? तो मौलाना साथ आ जाते पिंडी में, अब वो आपके साथ आते तो नहीं है ना। उनकी अपनी अपनी, इसलिए आपको कल तसादुम नजर आ रहा है? जी बिल्कुल तसादुम होगा। PTI के लोग निकलेंगे, कम हो ज्यादा हो, ये तसादुम अटक के पुल पे ही होगा ना, क्योंकि KP से ही लोग आएंगे, कुछ बाहर और फैसलाबाद से, लाहौर से, सियालकोट से तो कोई काफिले नहीं आ रहे। अगर रावलपिंडी का मिजाज नहीं है तो 9 मई के फिर रावलपिंडी में केसेस क्यों बनाए थे भाई? वो आपके चंद 100 लोग GHQ के भाई, कौन सा है GHQ पे जब आप जाएंगे तो केस नहीं बनेगा। एक तरफ कहते हैं कि ये इंतशार फैलाते हैं, बाहर निकलते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं तो बाहर ही नहीं निकलते। नहीं बाहर निकलते कहते बाहर सर, मुकदमा बनाना होता कहते बाहर लोग। आप तो तारीख बना ले अमीर अब्बास साहब, आप बात को ट्विस्ट ना करें, लोग नहीं होते आपके साथ, आप अपने कारकुनों के साथ, चंद 100 कारकुनों के साथ इंतशार फैलाने की, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने की कोशिश करते हैं। 9 मई को GHQ के बाहर भी चंद 100 लोग थे, थोड़े से लोग थे, कोई 50,000 लाख लोग नहीं थे। सवाल यही है कि आप कारकुन ले आते हैं और उनके जरिए इंतशार फैलाते हैं। तो सियासी जमातों के कारकुन ही निकलते हैं ना मेरे भाई, नहीं लोग भी निकलते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल कर लेते हैं, आवाम के बगैर नहीं कुछ होता। अमीर, अभी खाली कारकुन नहीं, आवाम साथ चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अलीमीन गंडापुर की जिंदगी को भी खतरा है। अगर आप लोग देखें ना, अगर आप KP से जुलूस लेके आते हैं और वो उसको रोका जाता है, तसादुम होता है, तो उन्होंने कहा उस तसादुम में जानी नुकसान का खतरा है, गंडापुर की जान को खतरा है, दहशतगर्दी हो सकती है, नहीं होना चाहिए। वो गलत बात तो नहीं कर रहे? नहीं गलत बात कर रहे हैं ना वो, नहीं थे, गलत बात कैसे कर? 32 साल दुनिया का तवील तरीन धरना जिस खातून ने दिया, उसका नाम था मिस्कोनी। उसने फिलाडेल्फिया एवेन्यू पर 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, वाशिंगटन DC, व्हाइट हाउस, अमेरिकी सदर के घर के बाहर 32 साल उसने धरना दिया। मैं मिला उसको, अकेली खातून थी, अकेले। उसने कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ा, वो कभी व्हाइट हाउस के अंदर नहीं गई, उसने कभी वहां खड़े होकर अमेरिकी सदर को अंडे नहीं मारे, उसने कभी मेरा मतलब कोई बल्ब नहीं तोड़ा, उसका पुरअमन एहतजाज था, वो उसने कभी कोई का वाकया नहीं है। रियासत मुश्तिल कर रही है, नहीं रियासत प्रोवोक कर, जब उसको कहा जाता था कि अब आप साइड पे हो जाए तो वो साइड पे होके बैठ जाती थी। वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करती थी, वो कोई आपकी तरह जिद नहीं करती थी कि अब मैंने डी चौक जरूर पहुंचना है। जब वहाँ हेड्स ऑफ द स्टेट आते थे, कुछ होता था, वो ताउन करती थी। उसका मैं मिला उस खातून को, मैंने उसको इंटरव्यू किया है। आप वैसे आप हो जाए तो क्या ही चाहिए। उस खातून के धरने के ऊपर 43 भंडी किस्म की, फाशिस्ट किस्म की, आमराना डिक्टेटोरियल किस्म की शराइत लगाई जाती थी कि तुम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक करोगी, तुम दस्तखत करके दो, ये तुम नहीं बोलोगी, ये नहीं करोगी। अगर आप वहां पे गए तो फिर आपने वो उसके बैनर्स भी पढ़े होंगे। वहां पे वो लाउड स्पीकर छोटा सा रख के बैठी होती थी जिसमें वो बोल रही हो, आपने वो भी देखा होगा। फिर छोटा सा करें इस तरह से, छोटा सा
ना छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा। अगर और वो कोई सड़क ब्लॉक नहीं करती थी, वो कोई सड़क ब्लॉक नहीं करती थी, वो साइड पे बैठते थे। मैंने खुद गजा के ऊपर पेरिस से लेकर ब्रसल से लेकर और ओस्लो तक मैंने खुद जाके ये पिछले 10 महीनों के अंदर वहां पे यूरोपियन कैपिटल। अब आखिरी सवाल, मेरे पास टाइम कम है, आपको कल मैं और आप इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि कल तसादुम होगा? जी होगा, और वो रियासत करेगी, वो हुकूमत करेगी, और वो हुकूमत के इदारे दोनों तरफ से होगा। रियासत अपनी रेट एस्टैब्लिश करेगी, आप रियासत की रेट को चैलेंज करेंगे तो तसादुम तो होगा। अवाम ने साबित किया है, आप जब देखें, अवाम नहीं, अवाम नहीं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, अवाम नहीं, अवाम नहीं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, अवाम नहीं। रियासत को आइंदा से रियासत माई बाप नहीं है, रियासत माँ बाप ही, माई बाप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रियासत कॉन्स्टिट्यूशन, उसी ने रियासत को अख्तियारात दिए हैं, उसी ने रियासत को अख्तियारात दिए, उसी आइन ने। पाकिस्तान मुझे राइट टू असेंबल, राइट टू मूव की मुझे इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली, राइट टू स्पीक मुझे लेनी है, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट की इजाजत मशरूत है। चले, अब मुझे ब्रेक लेनी है आपका आज के लिए, कल फिर आपसे बात करेंगे अगर तसादुम हुआ तो। आज के लिए जरूर अमीर, हम आपको दोबारा कल जरूर एंगेज करेंगे। थैंक यू सो मच अमीर आपके टाइम के लिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आने के बाद आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया है। नज़रसानी अपीलें मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो चुकी हैं। जो मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं हो सकते थे, अब ये फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। एतराज़ात तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से उठाए तो गए, लेकिन फ़िलहाल ये मुतफ़िका तौर पर फैसला नज़रसानी अपीलों का मंजूर कर लिया गया। मुज़म्मिल साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, मेरा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वोट काउंट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया था फैसले से जी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी असल शक्ल में बहाल कर दिया गया है। आप देखें, लोग 63A पढ़ लें आइन से, उसमें लिखा है वोट शुमार होगा, तो फिर कोई अदालती फैसला कैसे हो सकता था कि वोट शुमार नहीं होगा? अदालती फैसला आइन के खिलाफ था, तो वो ठीक हो गया, जो आइन के खिलाफ था वो आइन के मुताबिक हो गया, लिहाजा इससे ज़्यादा। लेकिन मेरे नज़दीक दो चीज़ें बहुत अहम हैं। देखिए, आज तहरीक इंसाफ ने स्टैंड लिया है कि ये बेंच कानून के मुताबिक नहीं बना जी, लिहाजा हम इस बेंच का बाइकआउट करते हैं। एतराज़ उठाया जी। अच्छा, अब उनका मौक़िफ़ है कि वो बेंच में चूँकि मंसूर अली शाह नहीं मौजूद थे, तो लिहाजा ऐसा कोई भी बेंच जो कमेटी में मंसूर अली शाह ना शरीक हो तो हम उसको बेंच को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हम ख्याल बेंच है। अच्छा, देखें, उनका मौका हम ख्याल नहीं, उनका मौक़िफ़ है कि जो प्रोसीजर कमेटी है उसमें चूँकि मंसूर अली शाह साहब ने शिरकत नहीं की, तो लिहाजा उसकी वजह से हम इसको नहीं मानते। अब मैं इसमें बड़ा अजीब कैच है, कैच ये है कि अब समझे मखसूस नशिस्तों की नजरसानी लगती है जी, वो भी तो नजरसानी पेंडिंग है ना, वो बेंच भी काजी फायद ईसा साहब ने बनाना है, ये मसला भी हल हो गया। नहीं, उस कमेटी में भी मंसूर अली शाह नहीं होंगे। हाँ जी, तो क्या तहरीक इंसाफ उसका भी बाइकआउट करेगी? बड़ा देखिए ना, ये केस मैं कह रहा हूँ, ये आइन ठीक हुआ है, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने लगी। अच्छा, तब्दीली आनी है मखसूस नशिस्तों वाले केस से। सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में मुनीब अख्तर साहब बैठेंगे जिन्होंने इस बेंच का बाइकआउट किया जी। मखसूस नशिस्तों वाले केस में बाइकआउट नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि वो इसमें शामिल होना नहीं चाहते, रिक्रूज किया ना, तो क्या वो, क्योंकि उनका भी ये मौक़िफ़ था कि ये बेंच सही नहीं बना। हाँ जी, और लेकिन काजी साहब ने फौरन उनकी रिप्लेसमेंट सामने रख दी। अब जो काजी साहब अगला मखसूस नशिस्तों की नजरसानी वाला बेंच बनाएंगे, जो भी फुल कोर्ट बनाए, तो क्या जस्टिस मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह उसमें बैठेंगे? और अगर बैठेंगे तो फिर इसमें क्यों नहीं बैठे? मतलब वो भी वैसे ही बनेंगे जैसे ये बना है जी। और अगर नहीं बैठेंगे तो फिर क्या होगा? और पीटीआई ने इस समात का बाइकआउट किया है, तो क्या मखसूस नशिस्तों की नजरसानी का भी बाइकआउट करेगी? तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, वो अपना केस वहाँ डिफेंड करने के लिए मौजूद ही नहीं होंगे, तो हुक्मरान इत्तेहाद वो के नजरसानी जीत जाएगा। तो और अगला मरहला आईनी तरमीम, और अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर भी नहीं बैठेंगे, तो जो डिवीजन है 8-5 की,
वो तो बहुत ही करीब आ जाएगी, बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में नई सफबंदी होगी। ये जो 63A के लिए आपको स्टैंड्स नज़र आ रहे थे, क्या ये मखसूस नशिस्तों के लिए होंगे? मुझे लगता है बहुत मुश्किल फैसला है, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तों के लिए भी यही स्टैंड होगा मुनीब अख्तर साहब का और मंसूर अली शाह साहब का, तो फिर उसमें जो फुल कोर्ट बनेगा उसमें एडहॉक जजेस भी आएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा और तहरीक इंसाफ वैसे ही बाइकाट करेगी, तो फिर तो मखसूस नशिस्तें भी हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी, फिर तो 2/3 उनकी वैसे ही बन जाएगी। तो उसमें कौन सी रुकावट मुझे नज़र आ रही है? मेरे ख्याल में ये फैसला इसने काफ़ी हद तक रास्ता साफ किया है मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी का। अब वो लगेगी और उसके लगने पर ही सारे फैसले होंगे। और मखसूस नशिस्तें अगर हुकूमत के पास और उनके इत्तेहादियों के पास पहुंच जाती हैं तो फिर तो ये पता है कि आईनी साहब ने कहा कि वो फैसला खिलाफ इसलिए आया कि जुडिशरी के अपने अंदर डिवीजन थी जी। तो मेरे ख्याल में एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक 63A की बात है, देखिए जो वोट डालेगा खिलाफ उसने डिस्क्वालीफाई तो होना ही है जी, और डिस्क्वालीफाई होके उसने दोबारा इलेक्शन में जाना है। तो इतना आसान नहीं है खिलाफ वोट डालना पार्टी पॉलिसी के, क्योंकि आपको दोबारा इलेक्शन लड़ना है जी। आप खिलाफ वोट डाल के बाद आप अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आपको इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन लड़ना एक मुश्किल काम होता है, आप सीट हार भी सकते हैं। लिहाजा कौन इसको, मेरा मतलब है कि लेगा ज़्यादा। मुझे ये लगता है कि सेनेट की जो डिफेक्शन है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। उसकी वजह है कि अगर देखें ना जी, अगर PTI का कोई पंजाब से सेनेटर वोट डालता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो उसको सेनेट से दोबारा मुंतखब कराया जा सकता है। नून लीग और पीपल पार्टी पंजाब से दोबारा उसको मुंतखब करा देंगे। इसी तरह कोई पीपल्स पार्टी सिंध से डालता है या कोई बलूचिस्तान से डालता है तो उनको री इलेक्ट कराया जा सकता है। लेकिन MNAs के लिए बड़ा मुश्किल होता है दोबारा अपने हल्के में जाके वोट डालना, वो भी जब आपने डिफेक्शन की हो। लिहाजा मुझे नहीं लगता 63। और ये MNAs जो ऑलरेडी हल्फ ले चुके हैं और मुसलसल ले रहे हैं, जो वफादारियां MNAs तब्दील कर सकते थे, बदल सकते थे, उनसे भी हल्फ लेने की कोशिश की जा रही है। PTI उनको भी मनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये जंग बड़ी मुश्किल हो सकती है आने वाले PTI को अपने अरकान को मनाने का हक हासिल है और मैं तो इस बात के बहुत मतलब हूँ कि PTI को अपने अरकान को काबू में रखना चाहिए, उनको मुशावरत के साथ चलना चाहिए। आप किसी कानून के जरिए किसी हंटर से उनको काबू में ना रखें। अपनी सियासत से राजा ने तवातर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपने अरकान को लेकर। वो कॉन्फिडेंट होना वो जब असेंबलियां हुकूमतें तोड़े थे तब भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, जब इस्तीफे दे रहे थे तब भी बड़े कॉन्फिडेंट थे। पॉलिटिकल मूव्स का पता लगता है जब उनके रिजल्ट सामने आते हैं। अच्छा, आज हम सब कह रहे हैं कि तासुर ये दिया जा रहा है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। नहीं, अदालत का क्या ताल्लुक है हॉर्स ट्रेडिंग? अदालत आइन के मुताबिक, आप जाके आइन चेंज कर लें, आप नया कानून बना लें। नहीं, मेरा मतलब आप अदालत से ये तवक्को क्यों करते हैं कि वो आपकी मर्जी का आइन आपको बना कर दे? कलामी हुई है चीफ जस्टिस और कलामी तो बदतमीजी है ना, वो तो बदतमीजी है ना, मतलब कोई भी किसी से बदतमीजी कर सकता है। आप अपने हुदूद में रहें। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर PTI समझती है कि जी वोट काउंट नहीं होना चाहिए तो वो आइन में तरमीम कर लेते जब उनकी हुकूमत थी। उन्होंने और तरमीम की ना, फाटा वाली ये भी कर लेते हैं अपोजिशन के साथ बैठ के। नहीं की ना उन्होंने। आज चीफ जस्टिस ने भी क्या कहा कि आप हमसे आइन तब्दील ना कराएं, पार्लियामेंट में जाके तब्दील करें। आइन तब्दील करने की जगह अदालत या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आइन तब्दील करने की जगह पार्लियामेंट है। और ये जो हमने ये सोच लिया ना कि हमारी मर्जी का आइन हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब अगर समझें कि आइन की ये शिक ठीक नहीं है तो वो उस शिक को तब्दील कर दें अपनी सोच के मुताबिक, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आइन की शिक को तब्दील करे, उसमें को मॉडिफाई करे, उसमें अपनी मर्जी का इंटरप्रिटेशन डाले, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तहत काम करना है, आइन और कानून बनाना नहीं है। तो मेरे ख्याल में 63A का फैसला उन सब जजेस के लिए मशले रहा है जो कभी ना कभी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शरीक रहे हैं, कि जजेस को री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जज मेड लॉ से दूर रहना चाहिए। ये कोई, मेरा मतलब है, आपकी नेक नामी का बायस नहीं बनता। हिस्ट्री में आपकी लेगेसी नेगेटिव ही जाती है कि आपने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थी जो कि ठीक नहीं थी। मैचोर डेमोक्रेसी की आवाज़ भी आज उठाई गई है।
वकील अली जफर वो तो उन्होंने कहा जज आपस में बैठ के तय कर लें, उन्होंने कहा सियासतदान आपस में बैठ के तय कर लें, हमें क्यों मशवरा दे रहे हैं? ब्लेम गेम, मतलब आने ब्लेम गेम नहीं, मतलब आप उनका मतलब था हमें जो मशवरा दे रहे हैं तो आपस में जाके सियासी जमातों से अपना मसला हल कर लें, हमारे पास अदालत में क्यों आए हुए हैं? मतलब किसी को मशवरा देना बहुत आसान है, जब वो उंगली आपकी तरफ आए तो मुश्किल है। उन्होंने पीटीआई को कहा कि आप हमें जो कह रहे हैं कि सारे जज इकट्ठे बैठ जाएं, तो आप जाके आप खुद सारी सियासी जमातों के साथ बैठ जाएं, खुद तो आप किसी सियासी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अली जफर साहब ने अदालत से कोऑपरेट भी किया। जब उन्हें अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया तो उन्होंने अदालती मुआवन के तौर पे अदालत के साथ काम किया, और मैं समझता हूँ ये बात बानी पीटीआई को और तहरीक इंसाफ के लोगों को पसंद नहीं आई होगी। उनका तो ख्याल होगा ना कि अली जफर पाँव पटकते हुए बाइकाट करते हुए बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने अदालती मावन के तौर पे काम किया है तो ये तो तहरीक इंसाफ के स्टांस को नेगेट करता है। लेकिन बहरहाल देखने की बात है कि जो बाइकाट आज तहरीक इंसाफ ने किया है वो मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी में भी करेंगे, और जो जजेज इस बेंच में नहीं बैठे वो मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी में बैठेंगे या नहीं बैठे। और सब ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो आईनी तरमीम के लिए लिए जा रहे हैं, और नहीं, देखना ये स्टेप आइन की तरमीम के लिए नहीं दिए जा रहे, ये करेक्शन ऑफ द जुडिशल रिकॉर्ड है। ये गलत फैसला था, आप 2.5 साल से नजरसानी लगा ही नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि आपको पता था नहीं, आपको पता था कि आपने गलत फैसला दिया हुआ, वरना आप लगा लेते नजरसानी। आपको पता था मेरा गलत फैसला है, आप उस पर नजरसानी लगने नहीं दे रहे थे। आज भी आपको उसको लगने पे इतराज है, तो आप गलत फैसले को डिफेंड तो ना करेंगे। एक अदालत ने गलत फैसला दिया हुआ है, जजेस की तरफ से डिले टैक्टिक्स जरूर लिए गए, लेकिन काजी साहब ने होने नहीं दिया। नहीं, अब 2.5 साल बाद लगी है, लिखा है 14 दिन बाद लगनी चाहिए, तो मेरा मतलब 2.5 साल बाद लगी है। 2.5 साल क्यों नहीं लगी? कोई रोक रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में से इसको लगने से, जो रोक रहे थे वो उन्हीं को तकलीफ है लगने पे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे ईरान के 400 बैलिस्टिक मिसाइल का हमला इसराइल के ऊपर, और ये हमला ईरान ने करने के बाद पूरी दुनिया को बता दिया कि इनफ इज़ इनफ। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये है कि इसराइल भी ज़ाहिर है खामोशी से तो नहीं बैठेगा। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुशाहिद साहब, व्हाट डू यू सी नेक्स्ट? What do you see next? Israel attacking Iran? ये जॉइंट ऑपरेशन है जी। इजराइल एंड अमेरिका, जो भी होगा ये मिली भगत के साथ होगा, ये अकेले नहीं इजराइल कोई कर रहा। और जब आपको याद होगा कि ईरान ने मिसाइल फायर किए थे तो उस वक्त भी अमेरिकी फौज इन्वॉल्व थी उनको रोकने में, इंटरसेप्ट करने में, बरतानवी फौज के साथ। तो इस वक्त मेरे ख्याल में उनके लिए मोर इम्पोर्टेंट इशू ये है कि क्या जंग बढ़ने से या कैजुअल्टीज अगर इजराइल की अमेरिका की होती हैं, उससे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 5 नवंबर को हो रहा है उसमें ट्रंप को फायदा तो नहीं होगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उनके लिए, और ये एक इशू बन गया है क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइट है, और अगर जंग बढ़ती है या कैजुअल्टीज होती हैं तो उसका सियासी फायदा ट्रंप को होगा, और वो अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती फिलहाल। तो ये बेसिक इशू इस वक्त है। तो फिर आप व्हाट इज द डिग्री एंड ऑफ रिस्पांस? फिर आपको ये लगता है कि इसराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा? नहीं, उसके इन बिटवीन भी हो सकता है, लेकिन जब मैक्सिमम डैमेज का हमला हो सकता है न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करे। ईरान की 6 बड़ी न्यूक्लियर तंसीबात हैं, अगर उन पर हमला हुआ तो वो बड़ा हैवी मैक्सिमम है। इन बिटवीन हो सकता है मेरे ख्याल में जो उनकी इक्तिसादी तंसीबात हैं, वो कौन सी हैं? ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ऑयल एक्सपोर्टिंग फैसिलिटीज, उनकी बंदरगाह को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। और तीसरा एक बड़ा एक और भी एलिमेंट है जो ईरान के इंकलाब के सिंबल्स हैं, उस पर भी हमला हो सकता है। मसलन इमाम खुमैनी का मकबरा है, या इंकलाब की 1-2 यादगारें हैं तेहरान के अंदर मेन स्क्वायर में, उन पर भी हमला कर, जो सिंबल्स हैं इंकलाब की, और उन पर हमला कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सिविलियन पॉपुलेशन पर ना ईरान ने हमला किया है इजराइल पर, ना इजराइल मेरे ख्याल में ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन पर हमला करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, बंदरगाह, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी राय है कि ईरान ने 400 बैलिस्टिक मिसाइल मारे, लेकिन इसराइल ने कहा हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। पहले भी जब ईरान ने हमला किया था तो वेस्ट पूरा तैयार था,
और एक राय बनी थी कि ईरान ने वेस्ट को कॉन्फिडेंस में लेकर किया। इस बार भी ये है कि ईरान अपना जवाब देता है, लेकिन दुनिया को एतमाद में लेकर के कितना और कब और कैसे। डू यू एग्री टू दिस? मेरे ख्याल में जो पहला हमला था ना, उसमें मैं कुछ हद तक एग्री करूंगा, क्योंकि 13 जुलाई का हमला, वैसे तो मेरा अपना ख्याल था कि ईरान को इस मामले में मोहतात होना चाहिए, क्योंकि एक सोच पाई जाती है मगरबी एस्टेब्लिशमेंट में और इजराइल में कि ईरान के खिलाफ हम उनको ट्रैप करें, जैसे सदाम हुसैन को किया था, और फिर उनका तिया पांचा करें। तो वो भी ईरान को केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ईरान इस मामले में तन्हा है, कोई और मुल्क मुस्लिम या दूसरा मुल्क उनका साथ नहीं दे रहा, वो अकेले हैं, तो उनको जरा मुहतात होना चाहिए। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं कि 13 जुलाई का जो हमला था, जिसमें ड्रोन्स थे, जिसमें मिसाइल थे और जिसमें बॉम्ब्स थे, वो उसमें कुछ बाय अरेंजमेंट था कि उन्होंने बातचीत की थी, मगरिब को पता था ये रिस्पॉन्स है उसका, वो था। इसमें जो इन्होंने किया है जरा फर्क है जो अटैक अब हुआ है। एक तो हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ, दूसरा ये हुआ है स्पेसिफिक टारगेट्स। जो 3 टारगेट किए हैं वो बड़े, मेरे ख्याल में उसमें हिम्मत का मुजाहरा किया है, उसमें सलाहियत का मुजाहरा किया है ईरान ने। एक तो मोसाद का हेडक्वार्टर्स था। अब खुद कल रात को मैं बीबीसी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 9 मिसाइल तो गिरे हैं तल अवीव के अंदर और फटे हैं, और क्रेटर्स भी आए हैं। क्रेटर्स का मतलब है कि 30 फुट डूंगे हुए हैं, तो उससे तो नुकसान हुआ होगा डेफिनेटली, वो कि सेंसरशिप है इसराइल में, वो बताते नहीं। फिर दूसरा जो हमला बड़ा इंपॉर्टेंट था कि नवाते में एक उनका एयर बेस है जनूबी इसराइल में, डेजर्ट में, नेगेव डेजर्ट में, उसमें F-35 जहाज है, और सुना है कि कुछ 15-20 जहाज भी डैमेज हुए हैं, और एक जहाज की कीमत मुजम्मिल साहब $109 मिलियन है। तो वो मेरे ख्याल में एक और बेस है हवासिम, उधर भी हमला किया है उन्होंने। तो ये टारगेट्स बड़े स्पेसिफिक थे, बेसिकली उनका ये मैसेज था, और मेरा नहीं ख्याल ये ईरान का एक्सट्रीम रिस्पांस था, ये भी उनको मजबूरन करना पड़ा। फेस सेविंग भी थी और उनका हिम्मत का मुजाहरा भी था, अपने लोगों का मोराल भी उठाना है, अपने हलीफों का भी, कि हम इस्माइल हानिया को भी मार दिया और उसको भी कर दिया तो हम कुछ नहीं किया। उसमें ईरानियों का एक ये भी कहना है, वो कह रहे थे कि हमें धोखा दिया अमेरिका ने, जब इस्माइल हानिया पर हुआ वो कातलाना हमला, असैसिनेशन, तो हमने रिस्पॉन्स करना था दूसरे दिन, तो हमें कहा गया कतर की तरफ से, कुछ अरब ममालिक की तरफ से, इराक की तरफ से और अमेरिका की तरफ से मैसेज दिया गया, अभी आप हमला ना करें, क्योंकि अभी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं इजराइल के साथ गाजा के जंग बंदी पर, तो अगर आपने हमला किया तो बड़ी जंग छिड़ जाएगी और जंग बंदी नहीं होगी और गाजा का नुकसान होगा। तो कहते उसकी खातर हम रुक गए, लेकिन वो धोखा था, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे, दे वर बाइंग टाइम। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मिड डे उन्होंने रिस्पांस किया। पाकिस्तान इज अ नेबर टू ईरान। अगर कोई ईरान और इसराइल की लड़ाई होती है तो ईरान और इसराइल तो आपस में नेबर्स नहीं है, वो तो मिसाइल, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स की लड़ाई होगी। तो पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए जी, एक चीज बड़ी क्लियर होगी। नंबर 1, पाकिस्तान इस वक्त जो मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके 3 स्टेक होल्डर्स हैं मेन। इसराइल, जो ममालिक हैं, इसराइल, ईरान और अमेरिका। बाकी तो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस। तो मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, 3 है। पाकिस्तान का डायरेक्टली हम स्टेक होल्डर नहीं है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि हमारी क्लियर पोजीशन है, जैसे तुर्की की पोजीशन है, जैसे कतर की पोजीशन है, इराक या सीरिया की पोजीशन, लेकिन वी आर नॉट अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर। लेकिन अगर कोई ऐसी जंग होती है तो जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तानी हुकूमत की हमदर्दियां ईरान के साथ होंगी, और सफारती लिहाज से, सियासी लिहाज से हम उनकी हमायत भी करेंगे और इसराइल की मजम्मत भी करेंगे। लेकिन उसके आगे मैं नहीं देखता कोई और रोल हमारा इस वक्त बनता है। ठीक है मुशाहिद साहब, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी। इसराइल बड़ा कॉन्फिडेंट था अपने डिफेंस सिस्टम को लेके, आयरन डोम। हमने इस अटैक के बाद देखा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे 400 के करीब, उसमें ये आयरन डोम मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम ही नजर आया है, क्योंकि इसराइल की तरफ से तो अभी तक किसी भी तरह की न्यूज़ हमारे सामने नहीं आई है कैजुअलिटीज़ के हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि आयरन डोम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा? बिल्कुल सही, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। आयरन डोम को उन्होंने बनाया हुआ था कि जी मक्खी भी जाए ना तो वो पकड़ी जा सकती है, जिसे पंजाबी में कहते हैं चिड़ी नहीं फड़केगी। ये तो चिड़ियां फड़की हैं। मिसाइल्स देखे ना, जितने मिसाइल मारे हैं, अगर 10% भी कामयाब हुए, जो खैर लोग कहते हैं कि 10% तक तो हिट किए हैं, इंटरसेप्ट नहीं हुए, तो वो तो बहुत नुकसान हुआ है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, ये ड्रोन नहीं थे, ये आम मिसाइल नहीं थे, ये टारगेटेड होते हैं, प्रिसिशन होते हैं, नंबर 1।
और नंबर 2 दूसरा देखें कि कल इजराइल ने लैंड ऑपरेशन किया लेबनान में, जनूबी लेबनान, और उनमें 9 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और 35 जख्मी हुए। जो पहली उसमें ईरानी फौज नहीं थी, हिजबुल्ला की फौज थी और लेबनान की फौज थी। तो ये तो बड़ा सीरियस डैमेजिंग है। ईरान के पास भी है, टाइम भी है, स्पेस भी है, वो कई साल लड़ने के आदी हैं, जैसे हिजबुल्ला भी, हमास भी। इजराइल के पास टाइम एंड स्पेस नहीं है। वो छोटा मुल्क है और उनको ठक 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 फौरी जंग करनी है और जीतनी है, वरना तवील जंग में तो वो मारे जाएंगे और लैंड वॉर वो नहीं लड़ सकते। लेबनान में नहीं लड़ सकते तो ईरान की बात ही छोड़ें। ये बात सही है कि ईरान ने ये शो कर दिया कि हमने भी हिम्मत है। और मेरे ख्याल में अभी जो कल अनाउंस हुआ है कि ईरान ने एक नया मिसाइल बनाया है जो सिर्फ चाइना के पास है और जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये मिसाइल वॉर में भी मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल डायरेक्टली हावी होगा। हाँ, अगर अमेरिका शामिल हो जाए, पूरा मगरब शामिल हो जाए, फिर मैं नहीं कह सकता, फिर जाहिर है ईरान का ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की 30,000 फौज, सोल्जर्स, सेलर्स इस वक्त मिडल ईस्ट में किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनकी नेवल आर्माडा है, वो सारा कुछ तैयार है और वो इजराइल के हक में खड़े हैं। लेकिन ये इजराइल के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि ये इतना आसान मामला नहीं है, और अगर कोई जवाबी कार्रवाई हो, और वैसे भी ईरानी थोड़े बहुत वो कहते हैं कि देखी जाएगी फिर खुदकुश भी सही। और बेशक जो ईरान ने किया किसी और मुस्लिम ममालिक ने नहीं। ये ट्रेड सैंक्शंस और फाइनेंशियल सैंक्शंस को मजीद सख्त करने की जो बात है, उसको आप कैसे देखती हैं? वो तो करेंगे, लेकिन वो क्या हो सकता है? ट्रेड सैंक्शन करे भी, इंडिया, चाइना, रूस ईरान से तिजारत कर रहा है, तेल भी ले रहा है। और कल एक और बड़ा वाकया हुआ मुजम्मिल साहब, आप नोट किया होगा, लोगों ने क्या कि खामनेई साहब तो छोड़ गए हैं तेहरान को, वो किसी नामालूम मुकाम में चले गए हैं। कल उन्होंने तकरीर की है, उसमें लोग मौजूद थे और तकरीर गालिबन तेहरान से हुई है, और ये तो और ओपनली उन्होंने लाइव स्पीच की है अपेरेंटली। लेकिन अंडरग्राउंड बंकर में ही चाहे हो, लेकिन इसका मतलब है कि उनके आयतुल्लाह खामेनी जो रहबर हैं, वो उन्होंने तेहरान नहीं छोड़ा, जो भी मुकाम में है उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है। और वो तकरीर आपने देखी होगी, अल जजीरा में भी आई, TRT वर्ल्ड में भी आई, और कुछ इख्तिसाबात मैंने BBC में भी देखे। तो ईरानियों की स्पिरिट्स बड़ी हाई है। और मैं भी आज मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं, एक अनवर इब्राहिम साहब से जो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी उनको PhD डिग्री दे गई है नस्ट में, वो मेरे पुराने दोस्त हैं, एज अ जर्नलिस्ट आई न्यू हिम। वो भी बड़े हिम्मत और हौसले के साथ उन्होंने सख्त बयान दिया ऑन इशू ऑफ पैलेस्टाइन एंड लेबनान। और आज सुबह मैं ईरानी सफारत खाने भी गया था कंडोलेंस बुक साइन करने के लिए हसन नसरुल्लाह की, उनके सफीर से मुलाकात हुई है, वो अमीरी मुकद्दम जो हैं, उनके हौसले बड़े बुलंद थे और बड़ा स्पिरिट हाई थे उनका। हम तैयार हैं, ट्विटर अकाउंट के जरिए ईरानी सुप्रीम लीडर का बिल्कुल बयान भी हमारे सामने। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आपने खुद कहा ईरान तन्हा है, और तन्हा करके ईरान को मारना बहुत आसान होगा वेस्ट के लिए, और वो तन्हा करके उसको ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है मारने के लिए, और 5 नवंबर के बाद भी तो मारा जा सकता है। मेरे ख्याल में 5 नवंबर तक जरा गैप है। ईरानियों की कैलकुलेशन है कि ये लंबी बड़ी जंग नहीं इसमें कर सकते, क्योंकि उसका फायदा ट्रंप को होगा, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, CIA, पेंटागन नहीं चाहती ट्रंप वापस आए एज प्रेसिडेंट। तो ये वो गैप देख रहा है, और वो भी फायदा उठा रहा है नेतन्याहू, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, वो पाकिस्तान की तरह हाइब्रिड निज़ाम है। बाइडन फारग हो गया सॉफ्ट कू में, कामला हारिस तो वैसे ही वो डमी है, उसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको सारा अमेरिकन सिस्टम चला रहा है जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये अगले 30 दिनों में वो कहते हैं ये गैप दोनों फायदा उठाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा, लेकिन मैंने उनको यही मशवरा दिया कि जरा हाथ हौला रखें, जरा देखें, क्योंकि आप ट्रैप में ना आए। जैसे सद्दाम हुसैन ट्रैप में आ गया था, आपको याद है, और फिर उसको उन्होंने मिल के मारा था सबने। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। तो बहरहाल ईरान ने ये सलाहियत भी है, हिम्मत भी है, लेकिन दानिशमंदी और दलेरी इकट्ठे चलते हैं। ऐसी खबरें भी मैंने सुनी है कि अगर ईरान की ऑयल फील्ड्स को तबाह किया गया तो फिर गल्फ की सारी ऑयल फील्ड्स तबाह कर दी जाएंगी। अब एक और चीज है ना, देखें, अगर ऑयल फील्ड्स तबाह होती हैं तो इस वक्त ईरान की ऑयल प्रोडक्शन चल रही है, इसका मतलब है जो कीमतें ऑयल की $100 से कम आई थी, दे विल शूट अप। वो तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी इफेक्ट हो जाएगी। ऑयल प्रोडक्शन ईरान की खत्म हो गई तो तेल की कमी हो जाएगी, आगे भी प्रॉब्लम हो रहा है यूक्रेन की वजह से, तो उसमें तो फिर $150 तक जाएगा बैरल तेल, और उसमें इफेक्ट। और दूसरी बात, आपकी बात सही है, उन्होंने 2-3 मिसाइल मारने हैं। ये गल्फ तो है ही छोटी सी जगह, आपको पता ही है,
वो और उसमें तो मिडिल ईस्ट की जो और गल्फ की ऑयल प्रोडक्शन अगर इफेक्ट होगी, ये सारे तेल पर चलते हैं सारे ममालिक, छोटे छोटे ममालिक, यूएई भी और कतर भी और सऊदी अरेबिया भी, तो ये उसके नुकसानात फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका भी जरा बड़ा फूक फूक के कदम ले रहा है, और उनके सियासी इश्यू भी हैं, अमेरिकन इलेक्शंस का, ऑयल प्रोडक्शन भी है, और वरना ये रीजनल वॉर पक्की हो जाएगी और बड़ी रीजनल वॉर होगी, और उसमें फिर इराक, सीरिया, लेबनान और ये हमास तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ये सारे शामिल हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में इजराइल, टाइम इज नॉट ऑन द साइड ऑफ इजराइल, फिर इजराइल को बहुत रड़ा मिलेगा क्योंकि हर जगह उनको फेस करना पड़ेगा खुदकुश हमला। कल देखें एक हमले की कोशिश की उन्होंने लेबनान में, उनको मार पड़ गई, अब उनको रिव्यू करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी। अच्छा मुशाहिद साहब, यही वजह है कि इसराइल भी बड़ा कल तक कॉन्फिडेंट था कि अमेरिका की पुष्टपनाही है और जो नेक्स्ट अटैक ईरान पर वो करेगा उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, इसके अलावा जो भी अटैक होगा इसराइल की तरफ से अमेरिका उसके साथ होगा। लेकिन आज जो हमारे सामने अमेरिका के सदर जो बाइडन का बयान सामने आया कि अगर इसराइल अटैक करता है ईरान की जौहरी तंसीबात पर तो अमेरिका कम से कम उसका साथ नहीं देगा, ये सिर्फ बयानबाजी तक बात रह जाएगी या फिर आपको लगता है कि अमेरिका हर सूरत इसराइल के साथ रहेगा? मेरे ख्याल में अमेरिका, मैं इस बयान को सीरियसली लूंगा कि अमेरिका जनरली डरा हुआ है कि ऐसी सूरत हाल ना हो। और आपको याद होगा कि जब 13 जुलाई को भी ये पहला राउंड आया था इजराइल और ईरान का, तो उस वक्त भी ख्याल था कि इजराइल बड़ा सख्त जवाब देगा ईरान को। तो बाइडन ने ऐलान किया था पहली मर्तबा कि अगर बराह रास्त हमला करता है इजराइल ईरान पर तो हम उसका साथ नहीं देंगे, ऐसा बयान पहले नहीं देता। उसी किस्म का बयान आज आपने देखा है। तो अमेरिका को ये खदशा है कि ये अगर जंग तवालत अख्तियार कर गई, ये बढ़ गई और इसमें कोई कैजुअल्टीज, इसराइल के अंदर भी बड़े अमेरिकन है ना जी, डुअल सिटीजनशिप अमेरिकन जूस, वो कोई लाशें आनी शुरू हो गई तो उनका इलेक्शन कैंपेन तो खत्म हो गया ना। कामला हैरिस इज गॉन, देन ट्रम्प विंस द इलेक्शन। वो कहता देखा जी मैंने तो प्रोटेक्ट किया था अमेरिका को, मेरे जमाने में कोई जंग ही नहीं हुई थी, मैं तो जंग के खिलाफ हूँ, तो वो तो इलेक्शन जीत जाएगा। उनको ये डर है। और दूसरा डर है मईशत का, क्योंकि सारा चीज दिया पांचा होता है। तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है फॉर इजराइल एंड अमेरिका। और मेरे ख्याल में अमेरिका के एनओसी के बगैर इजराइल कदम नहीं उठा सकता। बेसिकली इजराइल इज एन अमेरिकन प्रॉक्सी इन द मिडिल ईस्ट। ठीक, बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे ख्याल में मुशाहिद हुसैन साहब ने बहुत तफसील से बात की, और जो है कि ईरान पर जो अटैक है इसराइल का और अमेरिकन इलेक्शन के तनाजुर में जो उन्होंने बात की है वो बड़ी अहम है कि 5 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शन है और कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो ट्रम्प को इसका फ़ायदा हो, लिहाजा इसराइल को कुछ रिस्ट्रेंट भी करना पड़ेगा, कुछ हमला भी करना पड़ेगा। तो हम एक महदूद जंग ईरान इसराइल देखेंगे, अभी भरपूर जंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सख्त फैसले इसराइली काबीना के इजलास में किए गए थे हो सकता है कि उनको अब रिव्यू करना पड़े जो बाइडन की इस एक अहम स्टेटमेंट से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपके वक्त का। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।